बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है इनसाइट और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुल्क को जिन मसाइल का सामना है वो मुतकाज़ी है इस बात का कि हमारे सियासी रहनुमा, हमारी अस्करी क़यादत दानिशमंदी से ऐसे फैसले करें जिससे हम इस कठिन मंजिल से आसानी के साथ गुजर जाएं और कौमी तामीर के लिए अपनी सारी सलाहियतें वक्फ कर दें। ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जिस बात का तज़किरा सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वो ये कि अदारों का तसादम होने जा रहा है। ये तबाही का वो इशारा है कि दुनिया का कोई मुल्क जितना भी ताकतवर हो, जितना भी बड़ा हो, अदारों का तसादम जो है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और हम कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारे यहाँ भी कैफियत वही है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज जिन मेहमानों को दावत दी है मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नवीद चौधरी साहब। आप सदर के एडवाइज़र हैं और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं। पीपल्स पार्टी में उनकी जद्दोजहद काफ़ी तवील है और वो अक्सर पीपल्स पार्टी के तर्जमान की हैसियत से भी जाने जाते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। वो अपने अंदाज के तज्ज़िया निगार तो हैं ही, लेकिन उनकी फैमिली की पूरी एक तारीख़ है कि पाकिस्तान की तहरीक जो थी जिसके नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, उनमें उनके बुज़ुर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और आज भी ये रफ़ी फाउंडेशन के नाम से, जिना रफ़ी फाउंडेशन के नाम से एक ऐसी तहरीक के लीडर हैं जो आज भी ये चाहती है कि पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाया जाए जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसे शर्मिंदा ताबीर किया था फादर ऑफ द नेशन जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे नसीर भुट्टा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं। जी वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। नवीद चौधरी साहब, सूरत हाल क्या है, क्या मसाइल हैं, उसका इदराक आपको मुझसे बहुत बेहतर है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आज पीपल्स पार्टी जिस दोराहे पर खड़ी है कि उसे चुनना है एक ऐसी राह को जो मुल्क की तरक्की, जो कौम की सही तर्जुमानी की तरफ जाए, और दूसरा रास्ता वो है जो खुदा न खास्ता किसी भी नुकसान की सूरत में हमारे सामने आ सकता है। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पीपल्स पार्टी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके बारे में ज़रा। शुक्रिया जी भाई साहब, आपने बहुत संजीदा और बड़ी अच्छा आपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए और मैं समझता हूँ आज वक्त की ज़रूरत यही है कि हमें इस बहस में पढ़ना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चैलेंजेस को से का मुकाबला करेगी और ज़बरदस्त आज़मा होगी। ठीक, देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसने जिस दिन गवर्नमेंट हमारी आई तो हमने सबसे पहले रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। हमने कहा मफाहमत ही इस मुल्क के में सियासत की बुनियाद है और उसी की बुनियाद पे हमने सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने आप को उस रंग में डाल के एक टॉलरेंस, सब्र, बर्दाश्त की जो है ना एक ऐसा मिसाल कायम की कि आज बहुत से कॉलमिस्ट भी उस पर लिख रहे हैं कि इनसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है जिसने सब्र और इस्तकामत की अपनी चीज़ बनाई। और इसी में उन्होंने कोशिश की कि तमाम जितनी जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको साथ मिला के तो जो बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के उनका साथ निपटा जाए। इसी बुनियाद पे आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी सारी चीज़ें वापस दे दी और पावर जो थी जितनी जिसको पार्लियामेंट निज़ाम का हिस्सा बनाया, प्रेसिडेंट ने अपनी पावर सारी चीफ एग्जीक्यूटिव को दी और पार्लियामेंट को दी और वो सबसे ज़्यादा तसल्सल चलता गया। लेकिन आज आप देखें कि फिर ला के पीपल्स पार्टी को उसी दायरे में खड़ा कर दिया गया जहाँ कल आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क के नाम से एक झूठे ख़त लिखे गए थे और ऐसे हालात पैदा किए थे। वो जो माइंडसेट है जो किसी सूरत भी चाहे कितना भी अच्छा को काम पीपल्स पार्टी करे उनको ये पसंद नहीं होता, वो माइंडसेट जो है ना वो फिर वही साजिशी टोला बन के उसी शक्ल में बाहर आ जाएगा और वही काम करेगा। ठीक, जैसे मैं वापस आता हूँ आपके पास। बट साहब ये फरमाइएगा कि जो आपके बड़ों ने मेहनतें की, जो जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, उस पर एक पूरी तारीख चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी कि कहीं कोई ख़राबी हुई, कहीं कोई ख़राबी हुई। आप क्या देखते हैं कि आज जिस सूरत हाल का सामना है कौम को, क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में और अस्करी लीडरशिप में
ये कैपेसिटी है कि वो इस मसले का हल तलाश करके और मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए? बुखारी साहब, जहाँ तक तो पॉलिटिकल लीडरशिप की एबिलिटी आपने कहा, वो तो बन ही नहीं सकी, बिकॉज 4 मार्शल लॉ, लंबी लंबी मार्शल लॉ 10-10 साल की इस मुल्क पे लगी। आधी तारीख हमारी जो है वो फौजी हुकूमतों की। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी होती वो इतनी मैच्योर नहीं हो सकती थी। फिर कुछ हुई जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल पे, जिसको फ़ौज ने फांसी लगा दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में जो असैसिनेट हो गई। सो ये तो तारीख़ है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की। सो वो मैच्योर हो ही नहीं सकी, जो आज है उसको इतना टाइम नहीं मिला। जहाँ तक मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान पे मिलिट्री लीडरशिप ने हुक्मरानी की, अपनी मर्ज़ी की, और पाकिस्तान को की फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से उन्होंने डायरेक्ट की। ठीक। और आज भी कर रही हैं। आज का दिन जो है, इसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसमें फ़ौज आती है इस्टेब्लिशमेंट, और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, इनमें बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका हुआ है। इस वक्त लोस्ट एप पे इनका रिलेशनशिप किया हुआ है। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि असल लड़ाई जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमें और अमेरिका के पेंटागन और CIA के दरमियान है, और यहाँ की GHQ और CIA, यहाँ की ISI के दरमियान, ये असल है। जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी देर से उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी और अफगानिस्तान की वॉर जो है वो उन्होंने GHQ पे छोड़ दी। और अमेरिका में भी आप देख रहे होंगे कि वाइट हाउस कुछ और कह रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट से चीज़ें निकल के पेंटागन चलेंगी। ठीक। तो ये लोस्ट एप पे है। दूसरी ये है इंटरनेशनल। जहाँ तक लोकल बात है, उसमें यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, और GHQ है, इसमें भी वॉइड बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। इस वक्त लोएस्ट रिलेशनशिप पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलेशनशिप दोनों इंटरनेशनल, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का, और फ़ौज और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि इनका वॉइड कम हो, बिकॉज ये अगर वॉइड और बढ़ गया तो नुकसान होगा पाकिस्तान का। नबी चौधरी साहब, ये फरमाइए, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये लड़ाई किसी और की है, लड़ कोई और रहा है। इस लड़ाई में जिस पॉलिटिकल विजडम की रिक्वायरमेंट है टू हैंडल द सिचुएशन, वो आप समझते हैं कि आपकी जमात के पास है, या आप ये समझते हैं कि कलेक्टिवली एक ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है जिससे ये जंग लड़ना जो है वो मुमकिन हो जाए? ये जवाब मैं आपसे लूंगा ब्रेक के बाद। इस वक्त ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको ये बताते चलें कि हमें नसीर भुट्टा साहब ने ज्वाइन कर लिया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। उनसे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं इसमें। जी चौधरी साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, मैं मुख्तसरन दोहरा देता हूँ कि ये जिस लड़ाई की तरफ इशारा किया है भट्ट साहब ने कि ये तो पेंटागन, CIA, ISI और फ़ौज के दरमियान है, इस लड़ाई में कामयाबी के लिए हमारे पास वो रिक्वायर्ड स्किल है? क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप मिल के इस ऑनस्लॉट का सामना कर सकती है? मैं समझता हूँ कि जो बात भट्ट साहब ने कही है बड़ी अच्छी एक तज्जिया था, और ये एनालिसिस ऐसा है कि जिसमें एक रोशन चीज़ नज़र आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप जो है वो वाकई इस काबिल है कि इस चीज़ में और इस विजडम रखती है। आपने देखा होगा, जो मैंने पहले स्टार्ट पे कहा था कि मफाहमत की पॉलिटिक्स को लेकर जब चल रहे हैं, और अस्करी क़यादत को जितनी सपोर्ट इस सिविल गवर्नमेंट दी है, इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। जैसे नेटो के हमले के ऊपर देखें, या उससे पहले जो आपने पार्लियामेंट के अंदर आके, और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसलिए तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी कोई दूरियां हैं या इस तरह के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसके अंदर दोनों फ्रीकैन की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती है, लेकिन जिस तरीके से हमने मैसेज क्लियर किया, और जो खारजा पॉलिसी रीविज़िट होने जा रही है, और जिसमें आपने देखा होगा कि 2-3 रोज़ जो एम्बेसडर्स बुलाए थे, उसमें जैसे डिस्कशंस हुई, उसके बाद और उसमें ऑन बोर्ड लिया गया तमाम कुव्वतों को जो भी इसमें शामिल है,
तो ये मसले से हम बिल्कुल निकल आएंगे और जल्दी निकल आएंगे इस मसले से जिसकी तरफ इशारा किया। तो इस पर हम रुकते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन देखना यह है कि यहाँ कोई ऐसी कुव्वतें जो कि नहीं चाहती कि हम इस मसले का हल ढूंढें, वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो ऐसा हरकतें कर रही हैं जिस वजह से ये जमहूरियत को अब ख़तरा समझते हैं और जमहूरियत का साजिश समझते हैं और पार्लियामेंट का साजिश समझते हैं, उनको भी हमें देखना ज़रूरी है और उसके हिसाब से देखना जाएगा। भुट्टो साहब, आपने सुना चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि किसी भी कौमी मसले पर इत्तेहाद और यगानगत के साथ अप्रोच किया जाए, उसको और हल किया जाए। आप देखते हैं ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि ये कोई भी मामला जो है कौमी सतह पर वो उसका हल ना हो? एक तो चौधरी साहब ने ये कहा है कि विजडम भी है इस हुकूमत में, और दूसरा ये भी इन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है अस्करी क़यादत को इस हुकूमत ने दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि विजडम भी है और सपोर्ट भी इन्होंने दी है, तो मेमो कहाँ से आ गया? तो मेमो जो है वो किस विजडम की निशानी है? और फिर मेमो से क्या हम अखज़ करें कि ये अस्करी कुव्वत को सपोर्ट दे रहे हैं या अस्करी कुव्वत के ऊपर कोई शब खून मार रहे हैं? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं नज़र आता कि जितने ये देखें बहरान पे बहरान पैदा हो रहा है ना, एक वाक़या फिर दूसरा फिर तीसरा, कभी एबटाबाद का वाक़या, कभी मेहरान का वाक़या, कभी आप देखें अमेरिका के साथ इनकी जो गुफ्तगू का जो स्टाइल है, जो इनका जो टेनर है विद द अमेरिकन, वो क्या है? राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि इन्होंने कहा कि आपकी जो जंग है वो हमारी जंग है, आप जो मर्जी कहें हम लोग तैयार हैं। सारा वो तो मेरे ख्याल से खारिज बयान इन पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो मुशर्रफ साहब अपना गए थे। नहीं, ये मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ये 4 साल के अंदर जितनी सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट इनको मिली है, अगर इनके अंदर पोटेंशियल का रत्ती भर भी होता तो आज ये कौम को मौजूदा बहरान से निकाल चुके होते। देखिए मुस्लिम लीग नून ने इनको सपोर्ट दी और फ्रेंडली अपोजिशन का ताना लिया और 3 साल तक दी। अब जब भी आप देखें मोहम्मद का वाकया हुआ, पूरी कौम खड़ी हो गई, भूल के सारा कुछ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ईवान सदर के अंदर क्या कर रहे हैं, ईवान वज़ीर आज़म के अंदर क्या हो रहा है, जो कॉर्पोरेट अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं, पाकिस्तान का फाइनेंस कैसे चल रहा है, लोग बुरा हाल है, गरीब क्या कर रहे हैं, किसी का नहीं है, कोई एनर्जी क्राइसिस कितना ज़्यादा है इस वक्त, इंडस्ट्री बंद, फलाम बंद, रेलवे बंद, PIA उसको कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं तैयारे, 29 या 39 तैयारों में से 17 वो तैयारी जो है ग्राउंड 18 हो गए। तो ये माशाल्लाह ये कह रहे हैं कि इनकी विजडम भी बहुत है, और मेरा ख्याल है अगर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की विजडम का ये हाल है तो फिर बाकी जो हुकूमतें आएंगी उनका, और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई भी तशफ़ी हो, कोई तसल्ली हो, कोई कौम के लिए उम्मीद हो, कोई कौम के लिए किसी किस्म की कोई रे ऑफ होप हो। वो रे ऑफ होप भी नहीं देने जा रहे। पहले तो चलो उसने कह दिया था ना, वो जो हमारा मिनिस्टर था बिजली का, जिसने रेंटल पावर वाला मिनिस्टर था, 2010 तक ये सारा खत्म कर देंगे। अब कहते हैं नहीं जी अब हम वादा करने के लिए तैयार नहीं है, अब तो हम ना कोई डैम बनाने के लिए तैयार हैं, ना हम कोई मंसूबा देने के लिए तैयार हैं, ना हम आइंदा 10 साल कोई प्लानिंग देने के लिए तैयार नहीं। अब हम इस बात के ऊपर तैयार हैं कि जमा तफरीक करो, ये करो और इसको मिलाओ, हुकूमत चलाओ, डंग टपाओ हुकूमत चलाओ, और ये चले, इनके 5 साल पूरे हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ये राजी, इनका खुदा राजी। भुट्टो साहब आपने जो कुछ फरमाया इसका जवाब आप उनको दे दीजिएगा। बट साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो इशारे हमने इन दोनों हजरात की तरफ से सुने, मीमो इज़ जिसने आज पूरी कौम को एक तरह से हॉस्टेज बनाया हुआ है। इसके लिखने वाले और भेजने वाले के नाम हमारे सामने हैं, एलिजिड हैं या एक्चुअल हैं, ये फैसला तो अदालत करेगी या जिस तरह भी होगा। ये फरमाइए, मंसूर इजाज के करैक्टरिस्टिक का किसको पता नहीं था? बुखारी साहब, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं। अभी चौधरी साहब ने और भुट्टो से बात की, बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की, ये बहुत कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट थी, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। ठीक, बदकिस्मती में ये हुई कि ऐसे मौके पे बेनज़ीर शहीद हुई जबकि इनकी गवर्नमेंट बन रही थी इलेक्शन के बाद, और जरदारी साहब ने टेक ओवर किया। जब आप इन द मिडल ऑफ द बैटल हॉर्स चेंज करते हैं तो उसको संभालना, या कमांडर चेंज कर लेते हैं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जरदारी साहब के लिए ये बहुत मुश्किल काम बन गया और है कि इस गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंट बना सके या रख सके।
सो बेसिकली हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक। जहाँ तक मेमो की बात है और एजाज मंसूर की बात आप कर रहे हैं, एजाज मंसूर एज अ पर्सन लुक्स लाइक अ वेरी शेडी कैरेक्टर। ठीक। ठीक है, और ये पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख, और ये इंस्टिगेट किया गया है। अब वो ब्लैकबेरी में क्या मैसेज है क्या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशंस बताएगी और आगे चीज़ होगी, अगर कुछ है भी, बट इसमें साजिश ज़रूर है और इतनी हाइप जो क्रिएट की गई है ये भी उसकी बैकग्राउंड है। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि इसका स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा और कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक। माफ चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर एक तसादम की सूरत हाल जो है वो हमारे सामने। चौधरी साहब, आपने एक तो जवाब देना है भुट्टो साहब का, और फिर मेरा सवाल आपसे वहीं अपनी जगह मौजूद है कि क्या बजाय अदारों के तसादम का जवाज पैदा करने के या उसे होने देने के, क्या इसका कोई पॉलिटिकल रास्ता मौजूद है कि इस कसिए को किसी किनारे लगाया जा सके? देखें, अभी जैसे मेरे दोस्त भुट्टो साहब ने एक गर्दान सुनाई पूरी, मोस्टली एक आजकल रवाज है कि एक गर्दान सुनाओ और चलते जाओ, तोता कहानी मैं उसको कहता हूँ, वैसे सुनाई गई कि ये किया ये किया ये किया, और क्योंकि इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो अच्छी हैं, अच्छाई हैं, जो अच्छाई की तरफ जाती है वो नज़र नहीं आ रही, ना उनको नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन है, उनका काम है ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे लगे कि बहुत ब्लीक पिक्चर है। मैं इनकी किसी बात से इसलिए एग्री नहीं बात कर रहा कि अगर माजी में मीडिया दिखा रहे हैं, देखे मेरी सुन लेना, आजकल तो बड़ा वाइब्रेंट है मीडिया, मेरा हाल सबर भी नहीं है इनके अंदर, ये भी देखे मैंने कितने सबर से बात कीजिए, मैंने अपनी बात का जवाब दिया है, मैंने सबर से, आप अपनी बात का जवाब टर्म पे दीजिएगा। मैं भी आपको 3 दफा रोक सकता था रास्ते में, मैंने नहीं रोका, मैंने कहा सर, क्योंकि यही फर्क हमारे में है। पीपल्स पार्टी टॉलरेंस पे यकीन रखती है, बर्दाश्त पे यकीन रखती है, और इसी चीज के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि ये कल्चर लाना पड़ेगा। टॉलरेंट है तो आप हैं ना, आप टॉलरेंट नहीं है, टॉलरेंट आपने तो चीखे, आपकी हुकूमत कैसे चलती है, हम टॉलरेंट ना होते हैं, आप कर क्या रहे हैं? हमारी टॉलरेंस तो आप सरकार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, तो क्या उसने स्टेटमेंट दी? इम्तियाज रफी साहब बैठे हैं, इनको पूछ रहे हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल किसकी वजह से हुआ? उसी साल्टा की वजह से, उसी साल्टा की वजह से सारी चीजें चली गई। अल्लाह ना करे वो किसी को मिले, जिसे मिले मुझसे ज्यादा उन्होंने को जानता, मेरे क्लास वाले हुए हो, मुझे ज्यादा पता वो क्या चीज है, छोटे इस बहस पे फिर आवेंगे पर्सनली में जब मिनिस्टर था फाइनेंस था तो उस वक्त डॉलर जो था वो 66 रुपीज का था। पहले भुट्टो साहब की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए, क्योंकि देर से आने की वजह से ना समय तक ऐसे ट्रेन मिस हो गई तो उनके नंबर खराब हो जाएंगे मियाँ साहब के आगे, इसलिए रोकते बीच में बोल रहे हैं, वरना मैं अभी ऐसे है मेरे नंबर बना रहे हैं, इनकी आदत नहीं है ऐसी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरे नंबर बना दिए, नंबर इनके खराब ना हो जाए मियां साहब के आगे, तो इसलिए आपको दावत खिला देंगे, आपने नंबर बनाए हैं। नंबर की आदत, ये सिंसियर नहीं है, संजीदा नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर ना संजीदगी है इसकी। इसी के पे देखें, जब आपने कहा, जब हमने पार्लियामेंट की एक कमेटी, जो कमेटी उन लोगों पे मुश्तमिल है जिसको ये अपने बहुत जीरक बंदा कहते हैं, सागडार कह रहे हैं, उसी में मेंबर वो भी शामिल है, रजा रबानी है, सारे हैं, उसके पास जब ये मेमो की एक चीज आती है, एक रास्ता वो था जिस रास्ते के जरिए से आप पार्लियामेंट के दायरा अख्तियार में रहते हुए इन मसाइल का हल ढूंढते, लेकिन इन्होंने एकदम जम मारा, धोबी घाट की में जा कहते हैं 10 दिन के बाद, और जाते 2 दिन बाद वहां सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो क्यों गए? इसलिए गए कि साजिश का वो जरिया बन सके। चौधरी साहब, अभी भी आपको जवाब चाहिए, भुट्टो साहब, क्यों गए? इस वक्त फिर एक ब्रेक का वक्त है, हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं वापस आऊंगा तो आपसे पूछूंगा, इन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं उसका जवाब भी आपको देना है और दीगर सवाल भी आपसे पूछते हैं। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब, मैं इससे पहले कि दोनों हजरात की तरफ फिर पलटूं, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि ये मीमो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मैं समझ पाया हूं वो ये कि हर सूरत में फौज की तजलील और उसको बदनाम करना मकसूद है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम इस वॉर ऑन टेरर से निकल सकते हैं? ये ऑप्शन हमारे पास है या नहीं? देखिए, वॉर ऑन टेररिज्म जहाँ तक उसका सवाल है, तो सिंपल बात है कि इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ करना चाहता है 1-2 साल तक, ठीक, और उसमें पाकिस्तान एक अपना रोल प्ले करना चाहता है इन अफगानिस्तान, जो अमेरिका को कबूल नहीं है जितना रोल पाकिस्तान प्ले करना चाहता है, बावजूद इट्स फ्लर्टेशन विद इंडिया।
वो इंडिया का थोड़ा सा रोल ज़्यादा चाहता है। तो यही वजह है जो हमारी फौज और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का जहाँ पे डिसएग्रीमेंट है कि जो रोल पाकिस्तान चाहता है वहाँ पे प्ले करना, वो अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान प्ले करे, और पाकिस्तान को कबूल नहीं है जिस तरह अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का रोल ना हो, बिकॉज हमारे वो नेबर्स हैं अफगानिस्तान, वी हैव टू लिव विद देम। अमेरिका तो चले जाएगा बट वो अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है वहाँ पे। ठीक, तो ये और अमेरिका और पाकिस्तान, हमारे ऑप्शंस क्या है? देखिए बुखारी साहब, हमारे ऑप्शंस हमेशा लिमिटेड रहे हैं जब से पाकिस्तान बना विज़ अमेरिका। उसकी वजह है, और आज भी लिमिटेड, उसकी वजह ये है कि हम जब पाकिस्तान बना तो हमें इंडिया से डर था, इंडिया हमें एक्सेप्ट नहीं करता था। हम उस डर में हमने फ़ौज बनाई और फ़ौज बड़ी करते गए और अमेरिका के साथ अलायंस की। हमारी इक्विपमेंट फ़ौज की बहुत बड़ी परसेंटेज है और अमेरिकन वेपनरी, ठीक है, आज भी है। एड हमें अमेरिका देता है, पैसे भी उससे लेते हैं हम, फौज की भी इक्विपमेंट उससे लेते हैं। सो हमें एक रूम ऑफ नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी बहुत छोटी है, थोड़ी है और अमेरिका के मुकाबले में। सो हमें बहुत केयरफुली प्ले करना पड़ेगा। उसमें एक और चीज़ आ जाती है, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो और पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सके, तो मैं समझता हूँ जो पॉलिटिशियन जो भी पार्टी का हो, नून का हो या पीपीपी का हो, वो बेटर डील कर सकता है विद अमेरिका देन अ मिलिट्री लीडरशिप। मिलिट्री आर्मी का जर्नल ट्रेंड होता है वॉर के ऊपर, वॉर्स भी पाकिस्तान में नॉट टू रन कंट्री। ठीक, भुट्टो साहब आप ये फरमाइए, जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा एतराज है आप पर वो ये कि आपने पार्लियामेंट ओवर रूल करके, बाईपास करके आप सुप्रीम कोर्ट चले गए सीधे, जबकि एक कमेटी बनाई हुई है पार्लियामेंट में जिसमें आपकी नुमाइंदगी भी मौजूद है। ये बुनियादी इत्तेसाद है इस हवाले से जो मेमो केस के ऊपर दोनों जमातों की पोजीशन है। आप बताइए कि क्या वजूद थी जिसकी वजह से आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? बुखारी साहब, मसला ऐसा है मेमो वाला कि इतना सेंसिटिव और इतना सेंसिटाइजिंग मसला था कि इसके ऊपर आपको याद होगा, संगीन कहा जाए, इतना संगीन था कि जिसमें स्टेट की एक इंटेग्रिटी इन्वॉल्व थी, स्टेट का एक जो हक हाकमियत है वो इन्वॉल्व था, और स्टेट की जो सालमियत है, सॉवरेनिटी जो है वो इन्वॉल्व थी। आपको याद होगा मियाँ साहब का जलसा था 3 दिन पहले उस मेमो का, जब स्कैंडल आया था तो उसके बाद फैसलाबाद वाले, मगर तो फैसलाबाद वाले जलसे में मियाँ साहब ने ये कहा था कि इस इशू को आप रिजॉल्व करो, इसके ऊपर या कोई कमीशन बनाओ, इंक्वायर इनटू करो, इन्वेस्टिगेट करो, और जो हेड्स हैं उनको रोल करो। टाइम भी बता देना, एक्चुअली टाइम भी बता देना उसमें। उस वक्त मियाँ साहब ने उनको 3 दिन दिए ना 10 दिन, यही तो भूल गए। 3 दिन दिए थे कॉन्स्टिट्यूट करने के, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन बाद जाएंगे, और 3 दिन दिए थे। उसके बाद उससे पहले जो वाकयात हैं तसलसल जिनका है कि जिसमें कि हम क्यों गए हैं, और ये सारे लोग पूछते हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि आप क्यों इधर आए, आप क्यों पार्लियामेंट के पास नहीं गए, आप क्यों उस कमेटी के पास नहीं गए। नंबर 1, एक तो कमेटी के बारे में यह कहा गया था कि कमेटी के पास वो मैंडेट नहीं है। जो मैंडेट इस इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चाहिए, जो मैंडेट इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए चाहिए, जो मैंडेट इस इशू को रिजॉल्व होने के बाद जो लोग एक्यूज्ड ठहरे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए चाहिए, दैट वाज जस्ट अ कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। उसके ऊपर कि ये जो कमेटी बनी है, दैट वाज अ स्पेशल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स। अभी भी तो जो आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसका मकसद इस मीमो की इन्वेस्टिगेशन है। हाँ। सजा जजा करता हूं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड सब्सिक्वेंटली ये भी आएगा वहां पे कि क्या आफ्टर हैविंग द इंक्वायरी और ये फाइनल करने के बाद कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक, और कहां से बात जो है वो कहां पहुंची है, ट्रैकिंग पूरी, वो ट्रैकिंग करने के बाद जब वो सारा एक कंसाइज सूरत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ डायरेक्शन इन दिस दैट रिगार्ड, ठीक, कि इसको किस लेवल के ऊपर या किस जगह पे ऊपर इसको हमने लेके जाना है, एंड द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल उनके लिए सजा और जजा का अमल क्या होना है। बिकॉज इसके लिए हमें एक सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं, यानी एक फाइंडिंग के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी अदालत भी कहेगी इसी हुकूमत से कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। अदालत को इतनी जल्दी नहीं है
कि फाइंडिंग लेने से पहले कोई ऐसा मतलब वो फैसला कर दे। इसीलिए तो ये देखे ना, इनको तो इतनी भी बड़ी परेशानी थी कि इसके ऊपर नोटिस क्यों हुए हैं। नोटिस के ऊपर भी हालांकि इनके अटॉर्नी जनरल वहां पे पेश हुए, अटॉर्नी जनरल आधा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, फिर भी ये कहानियां सारी अखबारों से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम ऑर्डर क्यों जारी किया है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसके ऊपर सारी कहानियां तो छप चुकी है, महतोता कहानी वो भी हमें इसके अंदर असिस्ट करते हैं। इसमें जो हाई ट्रीजन एक्ट है वो भी हमें असिस्ट करता है। इस तरह के वाकयात आते हैं और इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, भुट्टा साहब और इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां इन्होंने पेश होना में है, वहां को फिर उसकी रेमेडी क्या है, उसको उसकी सजा क्या है, उसकी जजा क्या है। भुट्टा साहब, इसके बावजूद भी इनकी जमात की तरफ से भी और कुछ मैंने देखा है चैनल्स पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां जो एनालिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर एक दिन का नोटिस दे के वफाक का पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर। आप चौधरी साहब, आपने सुना भुट्टा साहब क्या फरमा रहे हैं? भुट्टा साहब ने एक बात कही कि जी रियासत खतरे में थी और रियासत की वजह से ये सब कुछ हमें इसलिए जल्दी जाना पड़ा। इन्होंने ये कहा, मैं फर्ज करें इनकी बात आज ये एक्सेप्ट कर लूँ तो कोई माजी में जब शहबाज शरीफ साहब ने कारगिल के इश्यूज़ के ऊपर जाके अमेरिका से मदद मांगी थी, उस वक्त रियासत को खतरा नहीं था क्या? उस वक्त ऐसे हालात पैदा नहीं हुए थे? ये फर्ज करें उसमें तो ऑन रिकॉर्ड हर एक को पता है उसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने जाके अमेरिका से मदद मांगी कि फौज के खिलाफ हमें मदद मांगी थी, भारत के खिलाफ नहीं, फौज के खिलाफ हमें कि फौज हमें हमारे साथ करे। फौज ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। और उसके ऊपर देखिए मेरा हाल नहीं, इनको बोला अपने टॉप में याद कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, वो मियां नवाज तो इज्जत बचाई थी, मियां नवाज किसी और काम के लिए गया फिर बचाई थी। देखो ना आप, मेरा ख्याल है यही तो इनका मसला है, यही प्रॉब्लम है कि इनको दोनों बातें याद नहीं। मियां नवाज शरीफ गया बागे जना से क्रिकेट खेलते हुए, ये मैंने इनकी याददाश्त के लिए कहा, किस काम के लिए गए? सर नीचे। ये मसला ये है कि ये अगर कोई ईवान सदर में घुड़सवारी कर सकता है तो बागे जनाब में क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता? बागे जनाब तो है ही उसके ग्राउंड है खेलने के लिए। मेरा ख्याल है मैं आपको आइंदा बोलने ना दूं और आपकी किसी बात में टोकूं। नहीं, वो उससे हमारा मकसद मकसद गुम हो जाएगा। आप उनको जो कर रहे हैं, मैं तो खौफजदा हो गया हूं। मैं नहीं करूंगा, जेस्चर बना ली है, मैं तो खौफजदा हो गया। तो खौफजदा एक आपने रवैया, आपके रवैये आपकी रवश करते हैं। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, मैंने पूरा टाइम दिया, पिस्टल तो नहीं है, ये दिखा ले जो पूरा टाइम दिया और इन्होंने जो तरीका करा उनका वो आपको नजर आ रहा है। यही जवाब दे रहे हैं चोई साहब, जवाब अपनी टर्न पे मैंने जो कहा मैं आपको इतनी जल्दी है, जवाब दे रहे हैं, आप पिस्तौल तो ना निकाले ना। आई विल कम बैक टू यू। जी जब आप वापस आऊंगा इनका देख लें। जी फरमाइए। यही फर्क है, ऐसे ही मसल तो यही जल्दी है, यही जल्दी है साजिशी टोलों को, यही जल्दी है साजिश टोलों को, यही जल्दी दिखाएं यार। मैंने कहा जो शरीफ आदमी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। बोले जाओ इसमें। जी जज साहब बोल रहे नहीं, आप फरमाइए। एक तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर, अपनी बात सारा टाइम इनको दे दें, इनकी ख्वाहिश पूरी कर ले। आप अपनी बात में कर रहे हैं, आप तो नाराज हो रहे हैं। फिर आज लगता है आपने कोई देसी मुर्गा खाया है इतने। अच्छा मेरे ख्याल से मैं इस तरह नहीं दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है ना। मैं यहाँ मेरी बात पूरी मुकम्मल सुने। मैंने तो अर्ज किया भुट्टा साहब आपके पास वापस आते हैं, चौधरी साहब को बात मुकम्मल करने बात पूरी सुने। या इनको अगर बहुत शौक है बोलने का, चलो ये बोल के डुगडुगी बजा ले जितनी बजा ले। मेरे ख्याल से उनको मौका मिलना चाहिए। डुगडुगी बजा ले जितनी बजा ले। जी चौधरी साहब छोड़ दें अब आप। जी सीधी बात है साहब, आप वापस मैं आपके पास आऊंगा। गर्म हो गए जी नहीं, चलो सुनाए, आप छोड़ दें उनको ना जी, आप बात करें। नहीं क्यों जी, एक बंदे को अगर आप ये चुप नहीं करवा सकते अपनी टर्म्स के लिए, उसको इतना मॉरल एथिक्स मैंने आपके सामने 3 दफा दरखास्त की है भुट्टा साहब से। अगर अखलाकी तौर पे नहीं है तो मैं क्या करूंगा? एक अखलाकी दायरे के अंदर ही हो रहा है कि बात करते हैं इस तरह की बात। प्लीज प्लीज भुट्टा साहब आप मेरी गुजारिश सुनिए जरा। मैं तो इस तरह नहीं कहता होता। थैंक यू वेरी मच। आप कर रहे हैं वाकई सही बात है। दिस इज नो गुड। आप देखिए गुजारिश ये है नाज़रीन, आपने देखा कि हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे उन तमाम इशूज़ के ऊपर। दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ हमने सुनने की कोशिश की उनके पास करने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यार ये तो दिस इज अटर। वेलकम बैक नाज़रीन।
ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि हमारे साथ भुट्टा साहब, नसीर भुट्टा साहब मौजूद थे, शरीक गुफ्तगू थे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं, जो इश्ताल अंगेजी के इम्कानात हो सकते हैं वो ये कि एंकर पर्सन की तरफ से कोई ऐसे सवाल पूछे जाएं जो अनगार्डेड हों, लेकिन गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की बात काटना और एक दूसरे को बात न करने देना, ये ज़रा अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल से किसी भी संजीदा गुफ्तगू पे। इसलिए मुझे बहुत अफसोस है कि वो यहाँ से फोरम छोड़ के चले गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर वो कभी हमारे किसी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि जो स्पिरिट है सवाल की या जो स्पिरिट है दूसरी मुखालिफ पार्टी की तरफ से आर्गूमेंट की, उसका जवाब आर्गूमेंट से दिया जाए। जी चौधरी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। आप अपनी बात कीजिए जो मैंने आपसे पूछा था, और ख़ास तौर से जिसका जवाब उन्होंने दिया था कि वो बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले गए। आप इसको कहते हैं कि ये साजिश है। मैं इस बुनियाद फरमा दीजिएगा कि ये साजिश किसने की है, किसके खिलाफ है? देखिए, नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश की है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के उस इदारे को, जिस इदारे पे सबका यकीन है और जिस पे सब बैठे और इतने बड़े काम किए, उस इदारे के एक के खिलाफ फौरी तौर पे जाके सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त चले गए और खुद लीडर ऑफ द जो उनके जो मियां नवाज शरीफ साहब खुद पटिशनर बन के वहाँ गए। तो जो क्लियर नज़र आ रहा है कि मुझे पार्लियामेंट पे बिलीव नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी उन्होंने बात कही थी कि जी उसका मैंडेट नहीं है। इतनी बड़ी हाई लेवल कमेटी सिर्फ इसी मैंडेट के लिए बनाई गई थी कि जब भी ऐसे इशू आया करेंगे नेशनल सिक्योरिटी के, उसमें वो डिस्कस होना चाहिए और उसमें करके उसको पार्लियामेंट के सिर्फ लाएं और पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्शन करे। अगर इन स्टैंडिंग कमेटियों के नहीं है तो इसका मतलब है कि वो तो फिर उन पर यकीन आ गया कि जमहूरियत पे वो उनको यकीन नहीं है। यही बात हम कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। चौधरी साहब, ये फरमाइए, जो एक रविश देखने में आती है कि पीपल्स पार्टी किसी भी इशू पर पहले तो डिनायल मोड में जाती है, फिर थोड़े से वक्फे के बाद वो उसको एड्रेस करते हैं और उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इस रविश ने काफ़ी सारे मसाइल को ज़्यादा गंभीर नहीं बना दिया आपके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक माजी में रवायत रही है कि हर चीज़ में जल्दी और बाद में मुंह में बू की खा ली, ये एक रवायत चलती रही है। हमने अपने उन मिस्टेक से कुछ सीखा। हमने कहा कि इसका तरीकाकार ये है कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की और हमने कहा किसी के एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी ना करें और ऐसे तसादम का माहौल ना पैदा करें और हर चीज़ों को सोच बचाव के साथ और एक पूरी बाकायदा कंसेंसस के साथ आगे जाएं। यही वजह है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो हम कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी भी बुलडोज करने की कोशिश नहीं की। पूरा अपना 4 साल के अंदर ये टेन्योर देख लें कि कोई किसी जगह पे हमने बुलडोज नहीं किया। वरना तो आपको 97 में याद है कि एक 2 घंटे में यहाँ नई अमेंडमेंटें आ जाती थी और लोग परेशान होते थे। तो हमें उन चीज़ों से सबक सीखा। हमने इसी चीज़ पे, उसको लोग हमारी डिलेइंग कहते हैं जी, कुछ डिले कर रहे हैं जी, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ना गवर्नेंस का मसला यह है कि मसाइल इतने गंभीर है और मुल्क के अंदर हालात इतने मुश्किलात में है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर सोच बचाव से और आगे बढ़ना है। और तो 2 चीज़ों का मैं हवाला दूंगा आपसे। आपने जो कहा, आपका आर्गूमेंट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसको। 2 मामलों पे बहुत जल्दी दिखाई गई। एक तो 2 मई के वाक़े के फौरी बाद हमारे वज़ीर आज़म ने यह कहा कि ये दुनिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, और 1 दिन बाद सदर मुमलिकत की तरफ से वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छप जाता है। क्या आप नहीं समझते कि ये जल्दबाजी का मुजाहरा था? वाशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल छपा उसके अंदर तो हमने सपोर्ट की ओबामा को नहीं, उसी अगर आर्टिकल को पढ़ें तो उसके अंदर हमने सपोर्ट की उस चीज़ को कि जिसमें हमने पाकिस्तान के पूरी रिप्रेजेंटेशन की और फौज के उस किरदार की वहाँ तारीफ की गई कि हमने जो सेक्रीफाइसेस थी वो थी। जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनसे वो गलती हुई थी उस वक्त कि वो फौरी जब कर गए कंक्लूजन पे, और ये चीज़ का नुकसान भी हमें हुआ। बट साहब, मैं उलझा रहा इस सारी गुफ्तगू में, आपके सामने है। 2 सवाल मुझे पूछने आपसे। एक तो ये कि ये मीमो गेट हो या 2 मई का वाक़या हो या सलाला पोस्ट पर अटैक हो, मैं एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे ये समझता हूँ कि अमेरिका की तरफ से ये सब छेड़खानियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो जो एक एहसास है पाकिस्तानी कौम में कि ये जो शैतानों का इत्तेहाद सलासा है, भारत, इजराइल और अमेरिका, ये बुनियादी तौर पर आपके न्यूक्लियर आर्सेनल्स के खिलाफ हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये सब कड़ियाँ जो हैं
ये उसी तरफ इशारा करती हैं? आप मुझे इसका देखिए, जहाँ तक तो आपका न्यूक्लियर है, तो बुखारी साहब, मेरा ख्याल है किसी कौम ने भी इतनी कुर्बानी नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान ने दी न्यूक्लियर बनने के लिए। बिकॉज जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन से लेकर जब तक हमारे पास न्यूक्लियर नहीं आया, हमें अपनी एग्जिस्टेंस का फिक्र था और खौफ था। और हमने, और ये मैं सारी गवर्नमेंट्स को, मिलिट्री गवर्नमेंट्स को भी और सिविलियन गवर्नमेंट्स को भी क्रेडिट दूंगा कि किसी गवर्नमेंट ने, इवन इंक्लूडिंग ज़ियाउल हक, न्यूक्लियर पर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। न्यूक्लियर वो कहते हैं ना कि उसने अमेरिकनों से कोई 2000 झूठ बोले होंगे, लेकिन एक दिन के लिए भी उसने प्रोग्राम। तो न्यूक्लियर का तो ये पोजीशन है। और न्यूक्लियर, जिसमें आपने कहा एक्सेस जो अमेरिका, इजराइल और इंडिया का है, उसको बर्दाश्त नहीं है न्यूक्लियर हमारा। तो ये तो है और ये रहेगा, और हमारे न्यूक्लियर को फिक्र, खतरा भी है और रहेगा, इसको संभालना है। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता था जो आपने जॉय साहब को कहा कि पीपल्स पार्टी जब कोई चीज़ होती है तो बैक फुट पे चले जाती है, फिर आगे चले जाती है, पीछे। भाई साहब, पहली वाली बात, ये पार्टी जो है जब गवर्नमेंट बनी तो इनकी जो लीडरशिप थी, मेन मैच्योर लीडरशिप थी, वो पीछे हट गई और एक नई लीडरशिप आ गई। सो इनकी जो कोलैबोरेशन है एक दूसरे के साथ, वो नहीं है जो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सके। सो ये इनकी बुनियादी एक प्रॉब्लम है। तो साहब ये फरमाइए, जिस तरफ इन्होंने इशारा किया, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको मजीद फॉर्मुलेट कर देता हूँ कि जो डेडिकेटेड कमिटेड लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने चक्की पीसी, जिन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, जो बेनज़ीर के साथ रहे, जो भुट्टो साहब के साथ रहे, आज थोड़ी सी उसमें हम तब्दीली देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शायद उतनी तवील हिस्ट्री या तारीख नहीं है या जद्दोजहद नहीं है पार्टी की, जो आज डिसीजन मेकर्स हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप इशारे समझ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह ज़रा बता दीजिए। भाई साहब, मेरा ख्याल है कि एक परसेप्शन गलत है कि वो डिसीजन मेकर है। वो आके मीडिया के सामने तो आपको नज़र आते होंगे कि वो जिन लोगों का आप जिक्र करना चाहते हैं वो मीडिया के आ रहे होंगे, लेकिन डिसीजन मेकर में कोर कमेटी के अंदर जो रोल है वो उनका नहीं है, वो कलेक्टिव लीडरशिप में उसी का है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वो कमेटी थी, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे या वो लोग थे जो उस पूरे प्रोसेस से गुजर गए और गुजरे। आज भी वही कोर कमेटी है। जब कोर कमेटी कलेक्टिव लीडरशिप पे डिस्कशन करती है तो उसके अंदर किसी एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस नहीं नजर आता, ना होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर वो कोई टीवी कैमरा उन पे जा रहा है तो वो एक अलग मसला है। इसलिए ये मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, और मैं ये भी बता दूं वो भी लोग उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे, ठीक है, उनका रोल एक डिफरेंट था कि वन वाज ए लॉयर और अदर वाज। मुझे मुदाखलत की इजाज़त दीजिए। जो एनआरओ की अपील रिजेक्ट हुई उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाबर अवान ने की, और एक कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जो ज़बान कोड के बारे में इस्तेमाल की गई, क्या पीपल्स पार्टी के एक लीडर की हैसियत से आप इंडोर्स करते हैं उसको? देखें, मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं इस वक्त और जिस नहज पे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई है, तो रिटेलिएशन में ऐसे अल्फाज निकल जाते होते हैं जब आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इस टाइप का, और नजर आ रहा है तो फिर पीपल्स पार्टी का फेस तो वो लोग हुए ना जो ये सब कुछ कह रहे हैं। जानबूझ के नहीं, देखें जहां एक उनका नुक्ता नजर उस बुनियाद पे है कि वो एज ए लॉयर उनका काम है वो उस चीज को, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी नहीं आती, उसमें एज ए लॉयर के तौर पे वो आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लॉयर के तौर पे उस केस को आगे ले, क्योंकि आजकल जो रवाज है कि जो लॉयर है उसने आगे टीवी कैमरे के बताना कि मैंने क्या किया और कहा नहीं किया। लेकिन यहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है और पार्टी का स्पोक्स पर्सन वो नहीं है, पार्टी का स्पोक्स पर्सन कमर ज़मान कायरा है और उसकी तरफ से दूसरा जो है फरतुल्लाह बाबर है जो प्रेसिडेंट हाउस के। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो लोग वही हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, या रजा रबानी या खुर्शीद शाह या मैं या दूसरे जो एतजाज ऐसे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा उसके साथ काम किया। इसलिए मैं इतना एक सिर्फ कह दूँ, ये अगर तासुर देना कि जी वो लीडरशिप का नहीं, हम सब मोहतरमा ने अपनी जिंदगी में कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ले आई थी जब उन्होंने यहाँ कमेटियां बनानी शुरू कर दी थी, LCC इस्लामाबाद दूसरों में, और कलेक्टिव लीडरशिप में मोहतरमा बिलीव करती थी। ठीक है, उन जैसी शख्सियत का एक गैप है, लेकिन उसके साथ तो कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। वन लाइनर दोनों हजरात से, क्या जरदारी साहब वापस आएंगे? आएंगे जी। और जल्द आएंगे? जल्द आएंगे जी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जल्द आएंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पर हमने आगाज़ में बताया था कि गुफ्तगू करेंगे हम आज जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, और इस हवाले से मेमो गेट का बहुत बड़ा रोल है। दोनों तरफ की यानी हुकूमत और अस्करी क़यादत एक दूसरे के सामने है, अदालत बीच में जो है चक्की के दो पार्टों में खड़ी हुई है। क्या होने जा रहा है ये तो वक्त बताएगा, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है।
दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम के दौरान आपने देखा कि जो नसीर भुट्टा साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, उनके MNA हैं, वो मुश्तइल होके गुफ्तगू को छोड़ के चले गए। मेरे ख्याल से ये वतीरा दुरुस्त नहीं है। गुफ्तगू जुरत होनी चाहिए गुफ्तगू का सामना करने की, और हिम्मत होनी चाहिए उसका जवाब देने की। दुआ ये करता हूँ मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से कि अल्लाह ताला हमारी सियासी क़यादत को वो विजडम, वो हिम्मत और वो जुरत दे जिसके साथ वो ऐसे फैसले कर सकें जिससे पाकिस्तान का मुफाद जुड़ा हुआ हो। मैं अपने मेहमानों जनाब नवीद चौधरी साहब का और जनाब रफ़ी भट्ट साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की इस हवाले से। अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।